दोस्तों, आज मैं उन कंपनीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जिनसे आपको अमेजिंग रिटर्न्स मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो पहला कंपनी का नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स और इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो दैट इज अराउंड 12% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज़ आल्सो बीन पॉजिटिव। नाउ दीज आर साइंस ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो इज अराउंड 0.8 और इसका रिसीवेबल डेज इज अराउंड 2 months। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज़ बीन अराउंड 10% on an average in the last few years, वहीं ROCE यानी return on capital employed has also been around 10% on an average in the last few years. The company makes nitrophosphate, nitrogen, phosphorus, potassium, then benzene sulfur fertilizers and industrial chemicals. और industrial chemicals में तो इस कंपनी का लीडरशिप पोजीशन है स्पेशली इन टैन यानी टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, फिर आपका नाइट्रिक एसिड और IPA यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और अब ये जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ये काफ़ी जगह यूज़ होता है, स्पेशली अभी तो जबरदस्त इसका यूज़ हो रहा है इन स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंक्स, कोटिंग्स। और ये जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है इसका जबरदस्त डिमांड होता है स्पेशली इन द पैंडेमिक टाइम, क्योंकि अगर अपना हैंड सैनिटाइजर्स या कोई भी तरह का डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स में आप उठा के देखोगे उसमें आप देखोगे अगर केमिकल्स में क्या क्या लिखा हुआ है तो उसमें आप ज़रूर नोटिस करोगे कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल वहाँ आपको नज़र आएगा। पर ऐसा नहीं कि अभी केवल रोबस्ट डिमांड है, फ्यूचर में भी रहेगा क्योंकि फार्मा सेक्टर में भी इसका काफ़ी यूसेज है। अब 2017-18 में इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डिफरेंट था एंड देयर हैज बीन मेजर रिवैम्प इन द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इन द लास्ट 3 years। और कंपनी का ट्रांजिशन हुआ एक्चुअली फ्रॉम अ कमोडिटी प्लेयर टू स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स प्लेयर। और ये कंपनी कॉन्शियसली डिसीजन ली है क्योंकि 2017-18 में कंपनी का 2000 crores का रेवेन्यू था फ्रॉम ट्रेडिंग इन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। और एक्चुअली कॉन्शियसली कंपनी सोचा कि नहीं काफ़ी हो गए, यहाँ मार्जिन्स खास नहीं है, इसका फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इसलिए बाय 2019-20 इनका एक्चुअल रेवेन्यूज ड्रॉप टू 800 crores बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम कमोडिटी टू स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। और कंपनी ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज मार्जिन्स इन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स इज फार बेटर देन द कमोडिटी प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट कुछ समय पहले तो द कंपनी वॉज द ओनली प्रोड्यूसर इन इंडिया ऑफ IPA प्रोडक्ट्स यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल with a capacity of 70,000 TPA यानी tons per annum। और mining chemical business में it has a total installed capacity of almost 5 lakh TPA यानी tons per annum and it is the largest producer of TAN in India and it caters to sectors like explosive, mining, infrastructure and healthcare। कंपनी medical grade ammonium nitrate भी बनाती है which is used in the production of medical grade nitrous oxide for use as an anesthetic। 2016 में कंपनी ने अपॉइंट किया था ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी एंड कंपनी टू ट्रांसफॉर्म द बिजनेस फ्रॉम कमोडिटी लेड बिजनेस टू कंज्यूमर फोकस्ड वन। और इस कारण से इनको स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर भी मिल गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज एक्चुअली द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड विच रिसेंटली इन्वेस्टेड $60 million in the form of फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब ये जो ग्लोबल केमिकल्स मार्केट है ये एक्चुअली वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या था, पहले काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था एंड ईस्टर्न को लोग खास देखते नहीं थे ईस्टर्न मार्केट को, पर हुआ क्या, ड्यू टू स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस उनको शिफ्ट करना पड़ा और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला चाइना को। इनफैक्ट अराउंड 40% ऑफ द केमिकल्स मार्केट बिलोंग्स टू चाइना। पर चाइना भी जैसे प्रोग्रेस करते गया वैसे वहाँ भी स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आ गए, ऊपर से टाइटर फाइनेंसिंग के कारण अब वो शिफ्ट इंडिया की तरफ आ रहे हैं। और एशियन रीजन में शिफ्ट होने के एक और सबसे बड़ा कारण था दैट द एशियन रीजन एक्चुअली एंजॉयड लो लेबर कॉस्ट, रिलेटिवली रिलैक्स्ड एनवायरमेंटल नॉर्म्स एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज। और चाइना में गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा खासा सब्सिडीज दी थी टू द केमिकल इंडस्ट्री और इसलिए इस इंडस्ट्री का जबरदस्त ग्रोथ हुआ है चाइना में। इंडिया फिलहाल अकाउंट्स फॉर 2.5% of the world's global chemical sales और 80,000 chemicals इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है और कई डाइवर्स सेक्टर्स में जाता है, स्पेशली द एंड यूजर सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल। नाइट्रिक एसिड भी जो मैन्युफैक्चर करती है
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, एंड दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रो एरोमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज एंड डाई इंटरमीडिएट्स, स्टील रोलिंग एंड डिफेंस आइटम्स एंड एक्सप्लोसिव्स। अब नाइट्रो एरोमेटिक्स में आ जाता है नाइट्रोबेंजीन एंड नाइट्रोटोलुएन, और आरटी इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो एरोमेटिक्स। और अब फर्टिलाइजर्स का बात करें तो दे एक्चुअली द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द क्रॉप्स, और एक्चुअली इंडिया is one of the leading consumers and producers of fertilizers in the world. और अपना domestic industry can be classified into three main categories on the basis of nutrients, which are nitrogenous, phosphatic and potassic fertilizers. अभी जो fertilizer industry अपने इंडिया में, this is highly monitored and regulated by the government, and the difference between the cost of production and the price at which the fertilizers are sold to the beneficiary is reimbursed in form of subsidies by the government. अब under MBS यानी nutrient based subsidy, the subsidy is given to the company and it is fixed annually on the basis of its nutrients content यानी nitrogen, phosphate, potash and sulfur on per kg basis, which is converted into subsidy per ton depending upon the nutrient content in each grade of the fertilizer. अब आप सोच रहे हो कि रेट्स कैसे फिक्स करती है गवर्नमेंट? Well, the rates are determined on account of the international and domestic prices of fertilizers, exchange rate and inventory level in the country as well. कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है, and in fact it also exports to 29 countries across various continents जैसे यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मिडिल ईस्ट। इनफैक्ट इंडिया में भी इसका क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज है जैसे टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट, दिविस लैब, कोल इंडिया, दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज। कंपनी एक्सपैंड कर रही है इन ऑल की सेगमेंट्स ताकि इसका डोमिनेंट पोजीशन बना रहे मार्केट में। और यहाँ भी क्या है, इसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो है अमोनिया, और इसमें भी कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। अब जैसे इट इज सेटिंग अप अ कैपेसिटी एट तलोजा एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4,350 crores, और एक्चुअली 2,920 ही कॉस्ट पड़ता, पर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स कॉस्ट ओवररन हो गया और अब 4,350 करोड़ लगेगा। और ऑब्वियसली बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने के बाद इट विल हैव बेटर कॉस्ट ऑन कंट्रोल एंड मार्जिन्स, और प्रोजेक्ट भी बाय फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंप्लीट हो जाएगा। और कंपनी का मानना है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद इट विल हैव जीरो डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक थर्ड पार्टी सप्लायर्स। मैनेजमेंट साथ साथ ये भी बोल रही है कि अभी जिसको मार्जिन्स मिल रहे हैं स्पेशली इन द आइसोप्रोपेट अल्कोहल के सेगमेंट में, वो मार्जिन सस्टेन नहीं हो पाएगा। अभी तो क्या पैंडेमिक के कारण इनको एक्स्ट्रा मार्जिन्स मिल रहे हैं, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं रहेगा, तो मार्जिन्स विल डेफिनेटली डिक्लाइन, बट ओवरऑल इसका डिमांड जरूर रहेगा ड्यू टू द फार्मा कंपनीज। रिस्क का बात करें तो देखिए, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसका मेन कंजम्पशन है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस में अगर उसका कोई भी तरह का सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आता है देन विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द ऑपरेशंस बाय अ बिग एक्सटेंट, क्योंकि उसके बिना ऑपरेशंस होगा ही नहीं, बेसिकली फैक्ट्री ही नहीं चलेगा, इसलिए हमेशा उसका सप्लाई जरूरी है। अब हुआ क्या था, 2014-15 में इस कंपनी को नेचुरल गैस सप्लाई करी थी गेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, और गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए थे दोनों कंपनी को कि इस कंपनी को अभी नेचुरल गैस सप्लाई नहीं करना है, रोक देना है कंप्लीटली, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था कि हम क्यों नेचुरल गैस सप्लाई करें टू अ मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इनफैक्ट ये कंपनी फिर हाई कोर्ट में भी गई और अभी भी वो पेंडिंग चल रहा है केस। अब कंपनी हाथ पे हाथ रखे तो बैठी नहीं रहेगी, इसलिए कंपनी हैड टू यूज इंपोर्टेड रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस एज फीडस्टॉक। प्रॉब्लम क्या होता है, इसके जो प्राइसेस है इट इज गवर्न्ड बाय मार्केट डायनामिक्स एंड इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर लिंक्ड विद द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। और आप तो जानते हो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, और इस कारण से इस कंपनी के मार्जिन्स भी इम्पैक्ट होता है। दूसरा रिस्क, अब सिंस गवर्नमेंट बंद करा दी थी चीप डोमेस्टिक गैस टू दिस कंपनी, तो हुआ क्या, अब गवर्नमेंट ने इसका सब्सिडीज भी रोक दिया। अब सब्सिडीज रिलीज नहीं किया, और काफी समय बाद एक्चुअली इट वाज रिलीज फाइनली, पर एक बार तो कंपनी को प्रॉब्लम आ ही गया, क्योंकि यहाँ के अगेन इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फॉर द सब्सिडीज एज वेल एज द वेरिएशन इन द सब्सिडी अमाउंट। और थर्ड रिस्क हुआ हाई वोलेटिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विच इज अनदर इनपुट फॉर दिस कंपनी। अब वहाँ भी क्या हुआ, एक बार इसका जो की सप्लायर है उसने अपना प्रोडक्शन रिड्यूस कर दिया, और एक बार तो एजा का प्रोडक्शन ही बंद हो गया था ड्यू टू सम स्ट्राइक इन द फैक्ट्री, और उस कारण से इस प्राइसेस काफ़ी बढ़ गया था। अगेन दैट इम्पैक्टेड द मार्जिन्स ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं
कि अब मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का बहुत प्राइसिंग और स्ट्रक्चर में चेंजेस आया है और अब 5,000 रुपये का एनुअल सब्सक्रिप्शन में मैं आपके साथ 10 स्टॉक्स के नाम शेयर करूंगा, 7,000 रुपीज़ का एनुअल सब्सक्रिप्शन में 15 स्टॉक्स के नाम शेयर करूंगा एंड ₹10,000 में 25 स्टॉक्स के नाम शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अब अपने दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं और इस कंपनी का नाम है NIIT लिमिटेड। और इस कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन अराउंड 9% और इसका वही CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका FCF हैज़ आल्सो बीन पॉजिटिव ओवर द इयर्स। दैट्स अगेन अ गुड साइन। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट्स अ डेट फ्री कंपनी और इसका रिसीवेबल डेज अराउंड 2 मंथ्स का है। ROE का बात करें तो दैट हैज़ बीन अराउंड 16% ऑफ द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स और वहीं ROCE हैज़ बीन अराउंड 15%। अब पैंडेमिक के कारण रिमोट वर्क का कंसेप्ट काफ़ी पॉपुलर हो गया है एंड दिस माइट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन वंस द पैंडेमिक इज ओवर। एंड इस कारण से कंपनी को अच्छा खासा फायदा होगा एंड दिस माइट हेल्प इट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। NIIT को आई एम श्योर काफ़ी लोग जानते हैं एंड दिस कंपनी इज एक्चुअली अ skills and talent development company that builds a manpower pool for global business requirement। और इसके दो मेन बिजनेस सेगमेंट है, corporate learning group और skills and career group। In fact, company also offers managed training services and learning and development transformation services to companies in North America, Europe, Asia and Oceania। अभी जैसे SNC में यानी skills and career group में it offers diverse range of learning and talent development programs both to individuals and corporate learners। और पहले तो इन पर्सन क्लासेस होता था इंडिया और चाइना में यानी एक्चुअली फिजिकल क्लासेस जहाँ लोग प्रेजेंट रहते थे, पर अब ये फिलहाल ऑनलाइन हो रहा है। और कई सारी ट्रेनिंग एरियाज है विच इंक्लूड्स 5G, गेमिंग डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड एनालिटिकल्स एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट and many other programs as well। और कंपनी का मेजर proportion of the revenues is actually coming from North America and यूरोप, क्योंकि वहाँ के वैक्सीनेशन भी काफ़ी हो गया है और काफ़ी ओपन भी इकोनॉमी कंपेयर टू इंडिया। और अब क्या है, बेटर प्रोडक्ट मिक्स एंड हायर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू रिमोट वर्किंग, देन नो ट्रैवल एंड इम्प्रूव्ड लेवरेज ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैज़ लेड टू हायर रेवेन्यूज विच हैज़ इम्प्रूव्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और मैनेजमेंट साइड में दो हाईली एक्सपीरियंस्ड वुमेन को बोर्ड में लाया गया है और पहला है संगीता सिंह who has 3 decades of experience in working in Wipro, Infosys और IBM, especially focused in US and American markets। अब एक्चुअली क्या है, कंपनी इसलिए उनको लाई है क्योंकि कंपनी का 90% of its revenues comes from outside India and she has been hired to improve the sales pipeline because she has experience in building multi-year long relationships with Fortune 500 companies। और दूसरी है अवनी दावदा who has 2 decades of experience in consumer retail, like she was in Tata's and she was the youngest leader in Tata Starbucks and Godrej as well। In fact, she has also served on the board of Mahindra Logistics and Bain and Company। हाँ, यहाँ मैनेजमेंट और सीनियर पर्सनल का टोटल मिला के सैलरी कुछ हाई है, इनफैक्ट काफ़ी हाई है। इनफैक्ट इट वॉज ऑलमोस्ट 27% ऑफ द प्रीवियस 3 years एवरेज प्रॉफिट्स। रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो ये कि करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क हमेशा बना रहेगा कि इसका 90% ऑफ इस रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। दूसरा, पिछले 10 साल में ये कंपनी अपना ऑपरेशंस को काफ़ी ऊपर तक रैंप अप नहीं कर पाए, तो अब अपने को देखना है ये पैंडेमिक के कारण जो फ्लिप मिला इस इंडस्ट्री को, स्पेशली इस कंपनी को, उसका एडवांटेज ये कंपनी उठा पाती है कि नहीं, वेदर इट कुड रैंप अप द ऑपरेशंस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और नॉट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।